इस लेक्चर में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस देखेंगे। जैसे कि आप लोगों ने कल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर्स देखे थे, उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी थी। तो आज हम उन डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को देखेंगे और दोनों टाइप्स जो आप लोगों ने कल पढ़ी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम कलेक्टिवली हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखें तो ये एज अ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर वर्क करता है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर वर्क करता है, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे साइटो का मीनिंग है सेल और स्केलेटन इज फ्रॉम स्केलेटन। स्केलेटन कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर ही एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी में बोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रही हैं और उसे अपराइट पोस्चर में मेंटेन रखे हुए हैं। अगर ये बोन्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी की कोई शेप नजर नहीं आएगी और बॉडी को सपोर्ट भी नहीं मिल सकेगी। तो इट मीन्स कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, आगे जब हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर्स के बारे में, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो और भी आप फाइबर्स पढ़ोगे, लेकिन सेल की शेप एंड सपोर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी रोल प्ले कर रहा होता है। बिकॉज कल आप लोगों ने पढ़ा था कि इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जितनी भी स्पेस है वहाँ पे ये एक सपोर्ट सिस्टम की फॉर्म में ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क मौजूद होता है। ठीक है, तो ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये आपके सेल को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, जिस तरह से आपकी बॉडी के अंदर आपकी बोन्स आपको शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा कुछ और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, वो इंशाल्लाह हम साइटोस्केलेटन में पढ़ेंगे कि कौन से साइटोस्केलेटल फाइबर्स हैं जो कि हमें शेप एंड सपोर्ट हमारे सेल को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जो फर्स्ट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है और ये हमारे सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है, उससे शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा जो मेजर रोल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले कर रहे होते हैं वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये रोल प्ले कर रहा है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको ये आइडिया होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक ट्यूब्स जितनी भी थी नेटवर्क की फॉर्म में, सारी की सारी ट्यूब्स कनेक्टेड थी आपस में। और ये जो कनेक्टिव ट्यूब्यूल्स हैं एक चैनल प्रोवाइड कर रही है, एक रोड प्रोवाइड कर रही होती है। अब ये रोड किसके लिए होता है? कोई भी मटेरियल जो कि न्यूक्लियस से किसी भी ऑर्गेनेली में ट्रांसफर करवाना है। अगर सेल चाहता है कि न्यूक्लियस से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मटेरियल वो साइटोप्लाज्म में पहुंचाए तो वो ट्यूब्स जो कि इसके साथ कनेक्टेड होती हैं, और वो ट्यूब्स का नेम क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो इन ट्यूब्स का यूज करेगा और उसको यूज करते हुए मटेरियल को ट्रांसफर करवा देगा किसी और ऑर्गेनेल के पास। बिकॉज कल आपने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस की रैपिंग होती है, दोनों मेम्ब्रेन आपस में कनेक्टेड होती हैं। और ये भी आपने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्लैबिंग से है, उसकी आउटग्रोथ से बनता है। तो ठीक है, न्यूक्लियस से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मटेरियल अगर किसी और ऑर्गेनेल को ट्रांसफर करना होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज पूरे सेल के अंदर इस तरह से एक साइड पे स्प्रेड होते हैं तो यहाँ से वो ट्रांसफर करवा सकते हैं। उनके पास वेसिकल्स भी थे और इन वेसिकल्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाएंगे न्यूक्लियस से ऑर्गेनेल्स में। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर न्यूक्लियस से सेल की आउटसाइड पे जानी है, आपने ये भी देखा था कि एक साइड पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्यूल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो इट मींस कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सेल से बाहर लेके जानी है या सेल के अंदर ही किसी ऑर्गेनेल को पहुंचानी है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने वैक्यूल्स के थ्रू उसको ट्रांसफर करवा देते हैं। तो दो मेजर फंक्शंस जो कि दोनों के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है कि ये साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपके सेल को सो दैट उसकी शेप एंड सपोर्ट मेंटेन रहे। सेकंड जो फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ की? कि कोई भी मटेरियल अगर न्यूक्लियस से किसी और ऑर्गेनेल को ट्रांसफर करना है कि किसी न्यूक्लियस की मटेरियल को या इंफॉर्मेशन को सेल से बाहर किसी और सेल को इंफॉर्मेशन देनी है तो वो भी इसके थ्रू ट्रांसफर हो सकती है।
ये दो मेजर फंक्शंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इसके बाद हम इंडिविजुअली देख लेते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन दोनों का फंक्शन क्या होता है। अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आगे हमने कल ये दोनों टर्म्स पढ़ी थी, इन दोनों टर्म्स में देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जो कुछ डिफरेंसेस थे उनके स्ट्रक्चर के बेस पे वो हम कल देख चुके हैं। आज हम इसके डिफरेंसेस फंक्शन के बेस पे देखेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको हमने पढ़ा था कि आप इसको सिस्टर्नी भी कहते हो एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपने ट्यूब्यूल्स कल बोला था। इसके अलावा आपको मैंने कहा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हम साथ लिख देते हैं वाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपने बोला ये ट्यूब्यूल्स हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोजर होते हैं, वाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोजर होते हैं। उनकी लोकेशन की बेस पे हमने ये पढ़ा था। अगर आपने वीडियो अभी नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा आपने देखा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनमें कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, तो हम कहते हैं ये विदाउट राइबोसोम्स है। जब हम राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे तो हम राइबोसोम्स के लिए टर्म यूज करते हैं प्रोटीन फैक्ट्री की। और प्रोटीन फैक्ट्री हम राइबोसोम्स को क्यों कहते हैं, बिकॉज हमारे सेल के लिए या हमारी बॉडी के लिए जितनी भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं वो इसी ऑर्गेनेल के अंदर बनती हैं, राइबोसोम्स के अंदर। तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच हैं तो इट मींस कि हम इसका फंक्शन जो मेजर है वो लिख सकते हैं। और इसका मेजर फंक्शन क्या होगा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ना सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं बल्कि इनके साथ वेक्यूल्स भी अटैच होते हैं, तो ये उसकी ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प आउट करते हैं, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। राइबोसोम्स को अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेपरेटली देखें या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच देखें तो राइबोसोम्स जहां पे भी मेरे बेटे आप टर्म यूज करेंगे या ऑर्गेनेल्स का वर्ड सुनेंगे तो इट मींस कि ये राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाएंगे, चाहे ये राइबोसोम्स सेपरेटली हैं या फिर ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं। बिकॉज हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप पढ़ रहे हैं तो इट मींस कि ये वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं और राइबोसोम्स की अटैचमेंट की वजह से हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आरईआर का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में और उसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन लिखें तो उसका फंक्शन क्या है कि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, मींस कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन बिकॉज ये हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है तो इनका कोई ना कोई तो फंक्शन होगा। तो उसका फंक्शन क्या है कि ये लिपिड्स की सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। सो हेल्पिंग lipid synthesis and its transport। इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी बॉडी के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये न्यूक्लियर मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प आउट करता है।
न्यूक्लियर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करता है। इट मींस के न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीज़ें सिंथेसाइज हुई हैं इसे ये ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करेगा सेल के बाकी पोर्शंस की तरफ। इसके अलावा SAR की, जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, इसकी एक टाइप होती है जो कि मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं कि ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बताएंगे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SAR ही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो अगर हमारे SAR मसल्स के अंदर प्रेजेंट है तो हम SAR नहीं बोलेंगे, उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ये दो काम कर रहा होता है। फर्स्ट क्या है कि ये नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करवाता है, एंड सेकेंड फंक्शन जो ये कर रहा होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे मसल्स के अंदर, कि ये लैक्टिक एसिड को भी रिमूव करवाता है। नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करवाता है। ये नर्व इंपल्स क्या होती है, ये इंफॉर्मेशन है जो कि ब्रेन से हमारी बॉडी की तरफ जाती है। ये बॉडी की कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ जानी है तो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है जिस फॉर्म में होती है उसे हम नर्व इंपल्स कहते हैं। इसको इंशाल्लाह आगे हम सिस्टम्स के अंदर, नर्वस सिस्टम्स के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन मेरे बेटे जब भी हमारी फूड इनटेक हम करते हैं उस फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है एटीपी के अंदर। एटीपी मैंने आपको कल भी बताया था, वो मॉलिक्यूल है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये जो रेस्पिरेशन जिसे आप कह रहे हो, फूड की ब्रेक डाउन जिसे आप कह रहे हैं, जिसे एटीपी में ब्रेक डाउन करवाना होता है सो दैट हमें एनर्जी मिल सके। अब ये ब्रेक डाउन 2 टाइप्स की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस कि वो जो फूड आपने ली है उसे ब्रेक डाउन करवाना है ऑक्सीजन की हेल्प से, और एनारोबिक मींस कि आपने जो फूड ली है उसे आपने ब्रेक डाउन करवाना है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जब हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड को ब्रेक डाउन करवाते हैं एनर्जी सिंथेसाइज करवाने के लिए, तो उसमें लैक्टिक एसिड सिंथेसाइज होता है। ये लैक्टिक एसिड अगर बहुत ज़्यादा हमारे सेल्स के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाता है तो तब ये फटीग काज करवाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल्स के अंदर है, जिसे आपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला, ये लैक्टिक एसिड को जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद बना था उसे रिमूव करवाएगा और फटीग को भी ठीक करेगा। लैक्टिक एसिड जो है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में बना है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, इनकी डिटेल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के डिफरेंट चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रेक डाउन करवाना है एटीपी में। एटीपी क्यों सिंथेसाइज करवाने हैं, बिकॉज एटीपी वो मॉलिक्यूल होता है जो हमें डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दो तरह के हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो लैक्टिक एसिड है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बनता है जो कि फटीग काज करवा सकता है, और इसको रिमूव कौन करवाते हैं, हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हमने बोला ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर वो ये है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाता है। डिटॉक्सिफिकेशन मींस कि किसी भी टॉक्सिक मटेरियल के रिमूवल को आप कहते हो। ये टॉक्सिक मटेरियल कहाँ से आते हैं, आपने किसी ड्रग के साथ इसको इंटेक किया है, मेडिसिन के साथ इंटेक किया है, या किसी फूड के साथ अगर आपने कोई टॉक्सिक मटेरियल इंटेक कर लिया है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी बॉडी में से इन टॉक्सिक मटेरियल्स को रिमूव करवाते हैं। और इनको रिमूव क्यों करवाना होता है, सो डैट ये हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स को या ऑर्गन्स को कोई भी हार्म पहुंचा ना सके। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवा रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर किन सेल्स के अंदर ज्यादा होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर किन सेल्स के अंदर ज्यादा होता है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ लिख लेते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवाती हैं तो इसका नंबर उन सेल्स के अंदर ज्यादा होना चाहिए जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करवाते हैं। तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज करवाने वाले सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ये फिब्रोब्लास्ट हैं।
ये फिब्रोब्लास्ट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो कोलेजन प्रोटीन है या कोई और प्रोटीन जो होती है वही सिंथेसाइज करवाएंगे। तो बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवाना है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टाइप्स हैं इनका नंबर वेरी करता है। और वेरी क्यों करता है कि उन सेल्स के अंदर जहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे इसका नंबर कम होगा। फिब्रोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करवाती हैं। बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से प्रोटीन सिंथेसाइज करवा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे फिब्रोब्लास्ट में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर जो है ये ज़्यादा होगा। वाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने यहाँ पे लिखा कि ये लिपिड्स की सिंथेसिस करवाती हैं, तो लिपिड की सिंथेसिस की वजह से हम कह सकते हैं कि इनका नंबर जो है ये एडिपोसाइट्स में ज़्यादा होता है। एडिपोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जो कि लिपिड्स की सिंथेसिस करवाते हैं। बिकॉज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिपिड्स को सिंथेसाइज करवा रहे थे, एडिपोसाइट्स भी लिपिड्स को सिंथेसाइज करवाती हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर जो है वो फिब्रोब्लास्ट के कंपैरिजन में एडिपोसाइट्स में ज़्यादा होगा, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नंबर है वो फिब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एडिपोसाइट्स, बिकॉज इन्होंने प्रोटीन सिंथेसाइज करवानी होती है। अगर इन्हें लिपिड सिंथेसाइज करवाना होता तो वो एडिपोसाइट में ज़्यादा होता। एडिपोसाइट्स के अलावा एक और फंक्शन के अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी कराता है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस मींस के ग्लाइकोजन जो हमारे मसल्स के अंदर फूड स्टोर हुई होती है उसको ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज के अंदर। तो ग्लाइकोजन जो कि मसल्स के अंदर फूड स्टोर है उसे ब्रेक डाउन करवाना है ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर, और इस प्रोसेस को आपने बोला कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हमने मसल्स में जो फूड स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है, ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवाना है ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करवाने के प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। और ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे होती है? लिवर सेल्स के अंदर होती है। तो इट मीन्स कि इसका जो नंबर है वो लिवर सेल्स में भी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज लिवर्स में क्या चीज़ स्टोर है? ग्लाइकोजन स्टोर है। और एससीआर क्या काम करते हैं? इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवाते हैं ग्लूकोज में। तो जहाँ पे ग्लाइकोजन का नंबर ज़्यादा होगा उसको ब्रेक डाउन करवाने के लिए एससीआर में वहाँ पे ज़्यादा होंगे। और कहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होती है? लिवर सेल्स में। तो एडिपोसाइट्स के अंदर एंड लिवर सेल्स के अंदर एससीआर का नंबर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फिब्रोब्लास्ट। इसके अलावा एससीआर जो है ये दो सेल्स हैं जो कि हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाती हैं। और हार्मोन्स की जो नेचर होती है वो लिपिड नेचर होती है। लिपिड नेचर होने की वजह से इट मींस के अगर हार्मोन्स लिपिड के बने हुए हैं तो इसकी सिंथेसिस कौन करवाएगा? एससीआर या फिर आरईआर। बिकॉज वो लिपिड नेचर के हैं तो एससीआर सिंथेसाइज करवाएगा। लैक्टिक सेल्स जो हैं ये मेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करवाती हैं जो कि लिपिड नेचर के होते हैं, टेस्टोस्टेरोन उसमें आता है। और फॉलिकुलर सेल्स जो है ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करवाते हैं जिसमें एस्ट्रोजन आता है। तो हार्मोन्स की बिकॉज लिपिड नेचर है तो इस वजह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको सिक्रीट करवाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको सिक्रीट नहीं करवाते। ओके, ये थे फंक्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स देखनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड। Measles granules and second term is myeloid bodies। ओके, ये दोनों जो टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आ जाती होती हैं, सो आई थॉट मैं आपको सेपरेटली बता दूँ। लेकिन जब हम सिस्टम्स में पढ़ेंगे तो ये सिस्टम डिफरेंट के अंदर हम इनके डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करेंगे। मीजल्स ग्रेन्यूल्स हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं, एंड माइलाइड बॉडीज हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि डिफरेंट
लेकिन ये मिसल ग्रेन्यूल्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्पेसिफिकली न्यूरॉन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और न्यूरॉन सेल्स वो सेल्स हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को बना रहे होते हैं। तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं कि ये मीजल्स ग्रेन्यूल्स हैं। वाइल ह्यूमन आई के अंदर एक लेयर होती है रेटिना, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये ह्यूमन आई में एक लेयर है। इसकी डिटेल हम ह्यूमन की आई के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो रेटिना के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, उसे हम कहते हैं ये माइलाइड बॉडीज हैं। इससे पहले मैं आपको एक और टर्म बता चुकी हूँ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली एससीआर थे, और ये एससीआर कहाँ पे प्रेजेंट थे, ये मसल्स में प्रेजेंट थे। इस तरह की टर्म्स आपको याद रखनी होती हैं, बिकॉज आपको ऑब्जेक्टिव आती है, तो ऑब्जेक्टिव में ये चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। मीजल्स ग्रेन्यूल्स, माइलाइड बॉडीज एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बेटे, सो यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो जाता है। आपको स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।